और ये जो जिस कार्यक्रम की बात मैं कर रहा हूँ कविता पाठ का, ये विश्व का शायद अनोखा और पहला कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम मित्रों हिंदी के प्रख्यात शिखर पुरुष कह लगे, आप कह सकते हैं, हिंदी के प्रख्यात शिखर कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, उनकी 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हो रहा है। और ऐसा भी पहली बार होगा कि जब इसका आयोजन रामलीला मैदान में हो रहा है। और ये एक अद्भुत प्रयोग है, विलक्षण। तो है क्या कि इसमें हज़ारों लोग निमंत्रित हैं और हज़ारों लोग एक साथ दिनकर जी के बहुचर्चित काव्य रश्मि रथी के तीसरे सर्ग का पाठ करेंगे, सस्वर पाठ करेंगे। और जिस न्यास की ओर से, जिस ट्रस्ट की ओर से ये सब किया जा रहा है, उन्होंने ये भी आग्रह किया कि देश के 50 मुख्य नगरों में भी ये समारोह उसी दिन हो और वहाँ पर भी बाकायदा रश्मि रथी का ही पाठ हो, रश्मि रथी के तीसरे सर्ग का। ये एक बड़ी अद्भुत बात लगती है कि क्या ये संभव हो पाएगा, लेकिन जब एक आयोजन हो रहा है और बड़े ईमानदार साहित्य से जुड़े हुए ईमानदार लोगों के द्वारा हो रहा है, तब ये लगता है कि ये प्रयास तो होगा। और ये प्रयास, जितनी दिनकर जी के काव्य के बारे में श्रद्धा है लोगों की, उसके अनुसार ये सफल भी होना चाहिए। अब ये नहीं पता कि इसमें निमंत्रित कौन कौन लोग होंगे, लेकिन इसका जो आयोजन है, ये अच्छी बात यह है कि दिनकर जी के पौत्र द्वारा सारा कुछ ये किया जा रहा है और पौत्र ने स्वयं ये बीड़ा उठाया है। और दिनकर जी की अगर वंश परंपरा की थोड़ी सी मैं बात करूं, तो उसमें सबसे बड़ी बात मित्रों खूबसूरत ये है कि दिनकर जी के बेटे केदारनाथ सिंह स्वयं हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते रहे हैं अपने जीवन काल में। और उनकी कुछ कृतियां आम साहित्यकारों की ज़ुबान पर भी चढ़ गई थी। केदारनाथ जी की, केदार जी की भी लोग उन्हें प्यार से केदार जी कहते थे। मैंने भी एक बार, मुझे अवसर मिला उनके चरणों में बैठकर उनके मुख से एक बनारस कविता उनकी बड़ी प्रसिद्ध है उसे सुनने का, तो एक अद्भुत समय बांधा उन्होंने बनारस के माध्यम से। जो चित्र उस नगरी का उन्होंने खींचा, शायद कविता के क्षेत्र में ऐसा चित्र किसी नगरी के बारे में, किसी शहर के बारे में या किसी नगरीय सभ्यता के बारे में शायद पहले प्रस्तुत नहीं किया गया होगा। अब उनके पुत्र यानी केदार जी के पुत्र और दिनकर जी के पौत्र, वो स्वयं इसमें लगे हुए हैं। और उनका पिछले दिनों पत्र भी आया, बात भी उनसे हुई, और ये एक अच्छा लगा, अच्छा प्रयास लगा कि उनके पौत्र श्री ऋत्विक उदयन वो ये सारे समारोह का संयोजन कर रहे हैं। और संयोजन में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास ट्रस्ट जो बना हुआ है, उसका बाकायदा एक बैनर है उनके पास और उसके अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। फ़िलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि इसमें बहुत बड़े बड़े राजनेता भी भाग लेंगे, लेकिन जिन्हें दिनकर जी से या उनके कविता से या रश्मि रथी से प्यार है, इस बात की संभावना होनी चाहिए कि वे सब लोग उस दिन रामलीला मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ज़रूर आएंगे। मित्रों, दिनकर जी की रश्मि रथी के बारे में थोड़ा सा आपसे मैं बात कर लेता हूँ। रश्मि रथी के बारे में आप जानते हैं कि रश्मि रथी के केंद्र में कर्ण है और इसकी एक दो पंक्तियाँ हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, कि विक्रमी पुरुष जो है वो अपने सिर पे पुरखों का छत्र लेकर नहीं चलता। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है और सम्मान जगत से पाता है। तो दिनकर जी ओज के कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप जब भी आप उनके काव्य से गुजरेंगे, चाहे वो रश्मि रथी है, चाहे हुंकार है, चाहे कुरुक्षेत्र है या उर्वशी है या परशुराम की प्रतीक्षा है,
और यह गद्य में उनकी लिखी गई संस्कृति के 4 अध्याय है। इन सब में आपको एक अनूठा जीवन दर्शन मिलेगा, और उनके जीवन दर्शन के साथ साथ उनकी जो प्रस्तुतियाँ होती थी वो बड़ी अद्भुत होती थी। मुझे याद है कि एक बार उन्हें फ्रांस में, पेरिस में, उन दिनों हुआ करते थे, आजकल पता नहीं होते कि नहीं होते, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक परंपरा थी, और पेरिस में इसी आशय से आयोजित एक कवि सम्मेलन में दिनकर जी को भी बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप इसमें उर्वशी के कुछ तीसरे सर्ग के कुछ भागों का आप प्रस्तुतिकरण कीजिए। और साथ में ये प्रावधान भी था कि जो भी दिनकर जी पढ़ेंगे या कोई और पढ़ेगा तो उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद या फ्रेंच में अनुवाद वो भी साथ साथ एक एक वाक्य के बाद पढ़ा जाएगा। तो दिनकर जी ने आग्रह किया कि पहले मुझे कविता पाठ कर लेने दें, बीच में अनुवाद को ना लाएं, और कविता पाठ जब पूर्ण हो जाए और उसके बाद आप ये महसूस करें कि अनुवाद की आवश्यकता है तो ज़रूर करिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अनुवाद भी फ्रेंच भाषा में शायद होना था, फ्रांसीसी भाषा में पेरिस में हो रहा था, स्वाभाविक है। तो उस वक्त मित्रों क्या हुआ कि मैं आपको कुछ अंश, क्योंकि दिनकर जी ने स्वयं अपने संस्मरणों में एक बार निजी रूप में उनके चरणों में बैठ के उनके संस्मरण सुने थे। उन्होंने स्वयं बताया था कि मैंने जब कविता पढ़ी उर्वशी के तीसरे सर्ग में से कुछ एक वाक्य पढ़े, तो उसके बाद जो अनुवाद करने वाले थे वो निश्चित रूप से दोनों भाषाओं में पारंगत होते हैं, निश्चित रूप से पारंगत। जब तक दोनों भाषाओं का समग्र ज्ञान ना हो ये प्रस्तुति हो ही नहीं सकती। और जब उनका पाठ समाप्त हुआ तो आयोजकों ने भी और अनुवादकों ने भी कहा कि शायद इसके अनुवाद की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जिस ओज के साथ इसको पढ़ा गया है वह ओज अपने आप में सारे अर्थ बयान कर देता है। फिर भी औपचारिकता के नाते अनुवाद बाद में प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये स्वीकार किया गया कि इसके बाद इसको अनुवाद के रूप में इतना सशक्त ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मित्रों, उसकी 4 पंक्तियां मैं आपके सामने रखकर आपसे विदा लूँगा, क्योंकि दिनकर जी के बारे में हम बाद में फिर भी बात करेंगे। अभी दिन पड़े हैं, ये सारा कार्यक्रम जो 24 अप्रैल को हो रहा है और उस दिन ये 50वीं पुण्यतिथि है उनकी, तो उस अवसर पर ये आयोजित है। तो वो पंक्तियां थी कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, और मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, और अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, और बादलों के शीश पर रथ को चलाता हूँ। कि ये शिला सा वक्ष, उनकी हाव भाव भी साथ साथ होते थे, बॉडी लैंग्वेज जिसे आप बोलते हैं, कि ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, कि पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। तो मित्रों, ये एक अद्भुत शख्सियत थे जिन्हें कालजयी सही मानों में कहा जा सकता है। धन्यवाद।